ठीक है, तो फर्स्ट चीज उसने बोज ने क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव होती है आउटसाइड द न्यूक्लियस या पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर तुम लोग का सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव होगा। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है उसको हम लोग के शेल बोलेंगे, सेकेंड को एल शेल बोलेंगे, थर्ड को एम एंड सो ऑन। ठीक है, हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल है, मतलब के का एक एनर्जी लेवल होगा, एल का एक एनर्जी लेवल होगा, एम का एक एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो हर एक का अपना एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, सबसे लोएस्ट एनर्जी जो रहेगा वो के शेल का रहेगा, बिकॉज ये अट्रैक्टेड रहेगा न्यूक्लियस को, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन के को होगा, इसके लिए लोएस्ट एनर्जी इसका होगा। ठीक है, जितना दूर वो न्यूक्लियस से जाता जाएगा उतना हायर एनर्जी लेवल होता जाएगा। तो ये चार चीजें इसने इसने बोर ने प्रपोज किया। मिस हाँ, मिस वो रेडिएट्स का मतलब मेरे को समझा, पर रुदरफोर्ड के डायग्राम में उसका क्या गलत है, वो रेडिएट्स का वो मेरे को नहीं समझा। रेडिएट का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी ये जब ये हम लोग ये देखते हैं एटम, कोई भी मॉडल देखते हैं, ठीक है, ये वाला मॉडल देखो, ये न्यूक्लियस है इधर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऐसे मूव हो रही है। ठीक है, अभी ये एनर्जी रिलीज करते जाएगा, एनर्जी रिलीज हाँ, करते जाएगा, एंड फिर धीरे धीरे ये अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस को और न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड। ओके। बस इतना ही बोलना है। रेडिएट एनर्जी मतलब क्या हो गया कि एनर्जी कम हो गई, एनर्जी जितनी कम होगी उतना इजीली वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अभी इसने ये नहीं बोला कि ऑर्बिट में मूव हो रहा है, इसके लिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा है और घूमते घूमते अपने आप न्यूक्लियस के अंदर आ गया, अट्रैक्ट हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रॉन रहता है ना। ओके, हाँ। बस इतना ही बोला है उसने। अच्छा। तो बोज मॉडल का हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या बोला पहला, कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथवे में लेंगे, उसको हम ऑर्बिट नहीं तो शेल बोलते हैं। हर ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी लेवल होगा, जो न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट ऑर्बिट रहेगा, जैसे के शेल है, इसको सबसे लोएस्ट एनर्जी रहेगा, एल का इंक्रीज होगा, एम का और इंक्रीज होगा, एन का सबसे हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये तुम लोग का एनर्जी लेवल्स हो गया कि सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल के शेल का है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल एन का है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको हम के शेल बोलेंगे, सेकंड को एल, थर्ड को ये नाम भी बोर्स ने ही दिया था। फोर्थ पॉइंट उसने ये बोला, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। अभी देखो सपोज मैं तुम लोग को ये इधर ही एक्सप्लेन करती हूँ, ये तुम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है और इधर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका ऑब्वियसली लोएस्ट एनर्जी है बिकॉज ये अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस है, इसका हायर एनर्जी है। अभी सपोज ये इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करना है, तो ऐसे ही अपने आप जंप करेगा कि इसको एनर्जी लेवल देना पड़ेगा। एनर्जी एनर्जी लेना लेनी। पड़ेगा। हाँ, तो जब भी उसको हायर एनर्जी में जाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेना पड़ेगा। अभी सपोज सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में आना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, कम करना पड़ेगा। हाँ, तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो एनर्जी लेगा, एंड हायर से लोअर एनर्जी पे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो वही उसका, मिस वो पर एनर्जी का से लेगा, अगर 1 से 2 पे जाने का है तो? वो अपने को सप्लाई करना पड़ेगा।
मतलब अपन बाहर से हीट एनर्जी या ऐसा कुछ देंगे ना, तभी वो एक्साइटेशन होगा। या फिर यूवी लाइट, जो बाहर से लाइट आएंगे, एनर्जी आएगी, उसके वजह से ही वो पॉसिबल है, अपने आप नहीं हो सकता उसमें। देख 2 से ओके 1 आने में उसको टाइम प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिकॉज उसको तो रिलीज ही करना है। लेकिन 1 से 2 आने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी और किधर से ले नहीं सकता, बाहर का कुछ लाइट सोर्स देना पड़ेगा वो एटम को। सपोज तुझे हाइड्रोजन को एक्साइट करना है, हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको देखो सेकेंड ऑर्बिट में डालने का, तुम बाहर से यूवी रेज या कोई बाहर से रेडिएशन दोगे जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो। समझा क्या? ओके हाँ तो ये इसका प्रपोजल था कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट बाय gaining the required energy, and electron moves from higher energy state to lower energy state by losing energy। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ पॉइंट था। ये चारों पॉइंट्स पहले लिख लो, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। और ये डायग्राम जो है राइट में वो ड्रॉ करना है एग्जाम में। खाली इधर तक लिखना है, ये मत लिखना, जो मैंने कैंसिल किया है वो मत लिखना। हो गया मिस। ओके।
ये मॉडल, ये 4th पॉइंट भी लिखो। हो गया? हो गया। हो गया मिस। ओके, फाइनली अपने को ये मॉडल मिल गया जो तुम लोग को इधर दिख रहा है। ऑक्सीजन का मैंने दिखाया है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज रहता है और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये बोर्स ने प्रपोज किया था। अभी जो ये हम लोग ने अभी हाँ, एग्जाम में ये डायग्राम की पहला वाला डायग्राम? पहला वाला डायग्राम, ठीक है। जो कि एल शेल वाला था वो वाला डायग्राम बनाना है। अभी ये जो तो बोर मॉडल आ गया, इसने जो 4th पॉइंट बोला कि एनर्जी रिलीज होगी अगर हायर टू लोअर गया एंड गेन होगी अगर लोअर टू हायर गया, तो वो कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी गेन होगा, वो क्वेश्चन था। तो वो भी इसने बोर्ड्स ने बता दिया था। इसने क्या बोला कि सपोज इमेजिन करो कि ये जो फर्स्ट शेल है उसका एनर्जी लेवल E1 है और सेकेंड शेल का एनर्जी लेवल E2 है। ठीक है, तो हायर माइनस लोअर करेंगे E2 माइनस E1। ठीक है, तो उसने बोला इट इज इक्वल टू H न्यू। अब H इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब पता है तुम लोग का, वेव थियरी हो गया है फिजिक्स में। हाँ, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी साउंड पता होगा ना? चैप्टर हुआ है। क्या? साउंड चैप्टर हुआ। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी पता होगा ना क्या है? यस। हाँ, तो अभी वो ऊपर फ्रीक्वेंसी, का नहीं पता। हाँ तो एच क्या है? वो बताती हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी क्या है वो बताओ पहले। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अभी अगर सपोज मैं एक पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, ये पॉइंट से कितने वेव्स जा रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने वेव्स जा रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जितने ज्यादा वेव्स रहेंगे उतना एनर्जी होगा कि नहीं? एनर्जी एंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो डिफरेंस इन एनर्जी है, इसको E2 माइनस E1 को डेल्टा E लिख रही हूँ, डिफरेंस इन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट डालते हैं ना अपन के, तो ये के जगह सिर्फ H लिखा है। इट इज डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू। H को नाम दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और न्यू इज फ्रीक्वेंसी, डेल्टा E इज एनर्जी डिफरेंस। तो जो भी ये एनर्जी डिफरेंस होगा ये इट इज इक्वल टू ऑलवेज H न्यू। और हर टाइम फ्रीक्वेंसी अलग होगा। अगर ये तुम दोनों एनर्जी लेवल लोगे तो फ्रीक्वेंसी अलग होगा, ये दोनों एनर्जी लेवल में फ्रीक्वेंसी अलग होगा, बिकॉज उतने ज्यादा वेव्स होंगे। जो तुम्हारे वेव्स है पर सेकेंड जो होल से पास कर रहे हैं, जितने ज्यादा वेव्स पास होंगे
उतना ज्यादा एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो वेव्स जितने पास हो रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसने क्या प्रपोज किया कि डिफरेंस इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसको इक्वेट करने के लिए सिर्फ कांस्टेंट डाला, दैट इज नथिंग बट एच। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। समझा? अभी नहीं समझा तो वापस समझाती हूँ। बोलो। समझा। हाँ, फिफ्थ पॉइंट लिखो। The frequency of energy, the frequency of energy, the frequency of radiation, the frequency of radiation absorbed or emitted, the frequency of radiation absorbed or emitted when electron movement takes place between orbits, when electron movement takes place between orbits, differ in energy by orbits differing in energy by delta E। ये डेल्टा ई देखो कैसे लिखना है, इधर लिखा है, is given by, ये एक्सप्रेशन लिखो। हो गया? यस। यस। ओके, तो अभी उसके नीचे लिखो वेयर डेल्टा ई इज इक्वल टू, where delta E is equal to difference in energy between the orbits, difference in energy between the orbit, E1 is equal to E1 is equal to energy of lower orbit E2 is equal to energy of higher orbit H is equal to Planck's constant, Planck की स्पेलिंग इधर है, Planck's constant, and last mu is equal to frequency।
अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसको सिर्फ ये करके लिया है, रीअरेंज करके दिया है। तो तुम लोग का जो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू था, उसको उन लोग ने न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच लिखा है। ठीक है, इट इज वन एंड द सेम, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसको ही ई टू माइनस ई वन अपॉन एच लिखा है, तो ये वन एंड द सेम है जो मैंने लिखवाया है एंड ये भी लिखवाया है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो तुम लोग, बट अगर तुम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैं तुमको ये बता के रख रही हूँ। इसके आगे लिखो, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। अभी फिफ्थ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इधर ध्यान देंगे। अपने को वेलोसिटी पता है क्या है? क्या है वेलोसिटी? स्पीड विथ टाइम, खाली स्पीड मत बोलो, स्पीड विथ टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन पता होती है वेलोसिटी में मेन। ठीक है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है, इसका मूवमेंट कर रही हूँ, तो ये जो मूवमेंट है हम लोग वेलोसिटी से मेजर करते हैं। लेकिन एक और चीज है, ठीक है, अभी मैंने सपोज दो आदमी लिए, ठीक है, एक पतला है एंड एक मोटा है, उसको मूव करना है इस जगह पे। ठीक है, अभी स्पीड उन लोग दोनों की मैंने सेम रखी है, लेकिन फिर भी कोई एक ही पहले पहुंचेगा। कौन पहले पहुंचेगा? पतला वाला। पतला वाला। वाई? बिकॉज उसका वेट कम है। तो जब हम लोग वेलोसिटी एंड वेट दोनों को साथ में लेते हैं, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी दोनों साथ में हम मेजर करके बताते हैं कि इतने टाइम में पहुंचेगा, तब उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो वेलोसिटी और मोमेंटम में हमेशा डिफरेंस याद रखो। वेलोसिटी सिर्फ मूवमेंट बताएगा, स्पीड बताएगा अपने को विद टाइम, लेकिन मोमेंटम अपने को वेलोसिटी के साथ मास का भी रिलेशन रखेगा कि अगर वो वेट ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, वेट कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे ये पतले आदमी का वेट कम है, इसके लिए उसका वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये मोमेंटम है वो वेरी करेगा विद मास एंड ऑल्सो विद वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग ये चीज यहाँ पे, क्या हुआ, किसी को नहीं समझा मोमेंटम? मिस, हाँ मोमेंटम का ये P है ना, P इज इक्वल टू mv। हाँ, P इज इक्वल टू mv, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एटम है उसमें हम मोमेंटम क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी तुम्हें समझेगा। अभी जब हम लोग ये ले रहे हैं, एटम ले रहे हैं, तो एटम में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक मास होता है एंड ये मूव कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक वेलोसिटी भी है। ठीक है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे डिफर करती है, वो है ऑर्बिट्स। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम रहेगा, वेलोसिटी भी सेम रहेगा, तो डिफर कैसे करेंगे वो लोग? ठीक है, तो डिफर होता है रेडियस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है मास, वेलोसिटी और रेडियस, ये तीन चीजें सर्कुलर पाथ में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में मास रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, प्लस रेडियस रहेगा। रेडियस इसलिए लिया बिकॉज सर्कुलर पाथ है एंड डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस तुम्हारा जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो वेरी होगा। ठीक है, तो बोर्स ने प्रपोज किया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ
जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब MVR, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मतलब अगर तुम्हारा सेकेंड ऑर्बिट है तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में और बढ़ेगा, फोर्थ ऑर्बिट में और बढ़ेगा, ऐसा, ठीक है। और इसको इक्वेट करने के लिए इसने जो वैल्यू फाइंड की कांस्टेंट की, इट इज नथिंग बट h/2π, मतलब ये कांस्टेंट है, जो अपन k डालते हैं ना उसके बदले h/2π डालना है, ये उसने फाइंड किया है मैथमेटिकली। वो कैसे फाइंड किया है वो तुम लोग को नहीं है, सिर्फ इक्वेट करके अपन जो k डालते हैं वो k का वैल्यू इज h/2π। h तुम लोग को अभी बताया मैंने, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π अपने को ऑलरेडी पता है। तो उसने ये प्रपोज किया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इट इज n into h/2π, ठीक है। अभी ये n जो है इसका हमेशा नंबर क्या रहेगा, 1 2 3, क्योंकि ये ऑर्बिट है, 0 तो होगा नहीं, 1 से ही शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? वापस एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए वापस? ठीक है, लिख के लो। The angular momentum of an electron, the angular momentum of an electron is given by ये लिखो जो मैंने लिखा है इधर, ओके। तो ये इसके साथ अपना बोज मॉडल खत्म हो गया, पोस्टुलेट्स खत्म हो गया। अभी इसका थ्योरी पार्ट और भी है, वो अपन आज नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ओवर हो जाएगा वो। अभी जो आज मैंने सिखाया है वो बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन जो है टेक्स्ट बुक में वो रीड करो, मतलब पेज नंबर लिख के लो जो रीड करना है तुमको, पेज नंबर 40 41 रीड करो। रुदरफोर्ड थ्योरी ज्यादा है नहीं इसमें, लेकिन जितना है वो रीड करो 35 पेज नंबर पे, ठीक है। इसमें एक दो एक्सपेरिमेंट्स बाकी है, अपना कैथोड रे ट्यूब वगैरह वो सब बाकी है, वो अपन